स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को स्टडी करना है। अगरचे आपने ये कॉन्सेप्ट पहले स्टडी नहीं किया, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स से आपका डेली लाइफ में वास्ता पड़ता रहता है। मिसाल के तौर पे आपके घरों में जो बिजली आती है उसका पोटेंशियल पाकिस्तान के अंदर 220 वोल्ट होता है। उसी तरह से अगर आपके पास कोई सेल मौजूद है, चाहे छोटा सेल है घड़ी में डालने वाला या फिर थोड़ा बड़ा सेल है जो गीज़र वगैरह में इस्तेमाल होता है, उसका पोटेंशियल जो है वो 1.5 वोल्ट का होता है, 1.5 वोल्ट का सेल होता है। और बैटरी जो आम घरों में पड़ी होती है वो 12 वोल्ट की होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो यहाँ पे क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं, ये एग्जांपल हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मतलब ये कि आपको पता चल गया कि ये किस तरह की चीज़ है। अब हमने इसके पीछे फिजिक्स देखनी है कि फिजिक्स में असल में ये क्या चीज़ है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है जिसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, दूसरी प्लेट है उसके ऊपर हमने नेगेटिव चार्ज स्टोर किया हुआ है। अब होगा क्या कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब हम इस तरह से देंगे तो दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। और अगर आप कोई भी टेस्ट चार्ज ला के दरमियान में रखोगे उसके ऊपर फोर्स लगेगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, अगर पॉजिटिव चार्ज है डाउनवर्ड डायरेक्शन। उस फोर्स का फार्मूला क्या होगा वो आप पहले से प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हो, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले लेक्चर में, कि फोर्स फाइंड करने के लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देना है। F = Q0 के बराबर फोर्स होगा। यहाँ पे ये वेक्टर फॉर्म में लिखी हुई है। आगे जो जहाँ भी हम इसका स्टडी करेंगे हम इसका मैग्नीट्यूड ही स्टडी करेंगे, मैग्नीट्यूड से ही हमारी ज़्यादा रेलिवेंस होगी। आगे चलते हैं। अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है उसको हम यहाँ पे रख देते हैं और फ्री छोड़ देते हैं, क्या उसके ऊपर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाए और कोई फोर्स ना लगे, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा। उस फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेट होगा नीचे की तरफ, ना सिर्फ मूव करेगा बल्कि इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी, यहाँ पहुंचेगा अच्छी खासी वेलोसिटी अडॉप्ट कर चुका होगा। तो मकसद क्या है कि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो थी, यहाँ पे आके वेलोसिटी उसने गेन कर ली है। जब किसी चीज़ के पास वेलोसिटी होती है उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है। तो हम कहते हैं कि चार्ज जो है अगर फ्री उसको छोड़ते हैं वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करता है और काइनेटिक एनर्जी गेन। अब सिचुएशन काफ़ी सिमिलर है, जैसा कि आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड में होता है कि किसी मैस को आप किसी ऊंची जगह पे रख दें, वो नीचे की तरफ गिरेगा और उसकी वेलोसिटी भी बढ़ेगी और वो काइनेटिक एनर्जी भी गेन करेगा। वही कुछ यहाँ पे हो रहा है चार्ज के साथ। अब जैसा कि मास के केस में हम कहते हैं कि मास ऊपर पड़ा हुआ था तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, अपनी पोजीशन की वजह से एनर्जी थी, जो एनर्जी फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। सिमिलरली हम कहते हैं कि जब ये पॉजिटिव चार्ज बी प्लेट के ऊपर था तो इसके पास ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी थी, इसकी पोजीशन की वजह से इसके पास एक एनर्जी थी जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम दें। और जो जो ये नीचे की तरफ आया है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती गई है। अब इसकी पोजीशन की वजह से इसके अंदर कोई एबिलिटी नहीं है काम करने की। तो क्या नतीजा निकला कि पोटेंशियल एनर्जी बी पे हायर है, इस प्लेट के ऊपर सारी प्लेट पे हायर है, और ए पे लोअर है। बी और ए कोई से दो पॉइंट्स भी कंसीडर किए जा सकते हैं प्लेट के ऊपर की। जस्ट मैं ये पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, इसको मैं बी का नाम दे देता हूँ, से इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ। लेकिन अगर आप पूरी प्लेट को ही बी और ए कंसीडर कर लें तो वो भी यहाँ पे दुरुस्त है, क्योंकि पूरी प्लेट का सारे का जो पोटेंशियल है वो सेम है। आगे चलते हैं। अगर हम चाहें कि हमारे पास चार्ज जो है वो पहले से ही ए पे पड़ा हुआ है, नेगेटिव प्लेट पे पड़ा हुआ है, हम चाहते हैं कि ये पॉजिटिव प्लेट पे जाए, तो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज कैसे जाएगा? उसको फील्ड के अंदर छोड़ दोगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी उसको नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव पे नहीं लेके जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। पॉजिटिव प्लेट से रिपेल कर रही है, नेगेटिव अट्रैक्ट कर रही है, इसलिए इसने यहाँ से यहाँ फील्ड की मदद से नहीं जाना। तो ऊपर लेके जाने के लिए आपको कोई और फोर्स रिक्वायर है जिसको आप नाम देते हो एक्सटर्नल फोर्स का, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा कोई फोर्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करेगी वो हमें रिक्वायर है, वो इसको यहाँ से यहाँ लेके जाएगी। अब वो एक्सटर्नल फोर्स किस तरह की हो सकती है? आसान तरीन लैंग्वेज में कहें तो अगर मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रियल में पड़ा होता, नेगेटिव चार्ज भी रियल में पड़ा होता, और मेरे पास टेस्ट चार्ज भी रियल में होता, कागज़ का नहीं होता, तो मैं यहाँ से इसको अपने हाथ की मदद से उठा के लेके जाता
तो फिर वो जो एक्सटर्नल फोर्स थी वो मेरे हाथ ने प्रोवाइड कर ली। ये फोर्स आप किसी मशीन से भी प्रोवाइड कर सकते हो, किसी मैकेनिकल तरीके से। इसके अलावा अगर रियल प्रॉब्लम्स में देखें, जैसे बैटरी है, बैटरी के अंदर ये फोर्स जो है वो केमिकल रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। आजकल सोलर प्लेट्स आ गई हैं घरों में, छतों पे लोगों ने रखी होती हैं, सूरज की रोशनी से बिजली प्रोड्यूस होती है, तो वहाँ पे सोलर एनर्जी भी ये फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है। तो डिफरेंट तरीके से ये फोर्स आ सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि ये आपकी फोर्स जो है वो सिर्फ हाथ से ही लगे। इस वजह से जब आपने पेपर में लिखना है तो आपने हैंड का लफ्ज़ कोशिश करना है कि ना ही लिखें, लेकिन समझने के लिए आप यही समझें कि आप एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कर लेंगे आप अपने हाथ से फोर्स लगा के ऊपर लेके जा रहे हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स फिर कहाँ से आ रही है? कॉन्सेप्चुअली आप समझ सकते हैं कि ये आपके हाथ जो फोर्स लगा रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स। अगला सवाल, एक्सटर्नल फोर्स कितनी लगाएं? बहुत अहम क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों को इसको समझने में प्रॉब्लम होती है और डायरेक्ट से एक फार्मूला पुट कर लेते हैं, लेकिन टीचर्स को भी पूरा कॉन्सेप्ट नहीं है, वो इस टॉपिक को अवॉइड करते हैं, बताते नहीं हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स जो है वो उतनी ही रखूं जितनी मेरी के इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है चार्ज पे किसी भी टाइम पे दरमियान में, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो Q0 E के बराबर है और वो नीचे की तरफ। अगर मैं अपने हाथ से कह लो कि जो फोर्स लगा रहा हूं वो ऊपर की तरफ लगाऊं और बिल्कुल इतनी ही लगाऊं जितनी ये है, तो क्या होगा? मैंने आपको कहा है कि मैंने चार्ज को लेके जाना है नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ। अब इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कि डाउनवर्ड है, दूसरी मेरे हाथ की फोर्स है जो कि अपवर्ड। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगी, नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगी तो चार्ज एक्सेलरेट नहीं करेगा, अगर पहले से रेस्ट में है तो फिर रेस्ट में रहेगा, मूव ही नहीं करेगा। तो इस तरीके से चार्ज नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट तक नहीं जाएगा। अगली बात, दूसरा तरीका यह है कि मैं अपने हाथ से जो फोर्स लगा रहा हूं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स से थोड़ी सी ज्यादा लगा दूं, बढ़ा दूं, कि मेरे हाथ से जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के मुकाबले में ज्यादा हो, तो फिर ऐसा पॉसिबल है कि चार्ज यहां से यहां चला जाए। लेकिन यहां पे चार्ज मूव तो करेगा, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम है। वो क्या? कि चार्ज मूव कर रहा है, जब यहां से यहां जा रहा है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से यहां पहुंच रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रही है, क्योंकि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कम है मैंने आपको बताया, और यहां पे ज्यादा है, तो पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक्सटर्नल फोर्स अगर आपकी ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स से, तो चार्ज के ऊपर एक नेट फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ, उसकी वजह से उसमें क्या होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इन अपवर्ड डायरेक्शन। नतीजतन उसकी वेलोसिटी यहां पे तो जीरो थी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगी, लगातार बढ़ती जाएगी और यहां तक पहुंचने तक चार्ज के पास सिग्निफिकेंट वेलोसिटी आ चुकी होगी। ऐसी सूरत में उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाएगी। हमारा सारे का सारा फोकस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे और उससे रेलिवेंट टर्म है पोटेंशियल एनर्जी। हम ये तो चाहते हैं कि चार्ज पोटेंशियल एनर्जी गेन करे, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि चार्ज काइनेटिक एनर्जी भी गेन करे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होगी, फिर आपकी कैलकुलेशन नहीं हो सकेगी। एक प्रॉब्लम है, इसके अलावा भी प्रॉब्लम्स हैं। वो ये है कि आप चैप्टर 12 स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टडी कर रहे हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस एट रेस्ट होते हैं। यानी अगर आपने सही मानों में इस चैप्टर का फलसफा देखना है तो वो ये है कि चार्ज मूव नहीं करना चाहिए, लेकिन चलो मूव कर जाए। हम इस प्रॉब्लम में चूंकि हमने मूव करवाना है तो हम इतना का मार्जिन दे सकते हैं कि चलो चार्ज बिल्कुल स्लोली आहिस्ता 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 मूव कर जाए। लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि चार्ज एक्सेलरेट हो, स्पीड पकड़ना शुरू करे, क्योंकि जब चार्ज एक्सेलरेट होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। एक मसला स्पीड के साथ, अगर चार्ज ज़्यादा स्पीड पकड़ लेता है
उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, वो हम चैप्टर 12 से चैप्टर 13 में चले जाते हैं। अभी आपने नहीं पढ़ा होगा, आपको हो सकता है समझ ना आ रही हो, लेकिन आप बात समझ लें कि ये हमारी डोमेन से बाहर निकल जाएगा अगर चार्ज की स्पीड ज़्यादा होगी, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि चार्ज अगर एक्सेलरेट होना शुरू हुआ तो फिर चैप्टर 13 में भी नहीं हम रहेंगे, फिर हम चैप्टर अगलों में चले जाएंगे जहाँ पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्टडी करनी है। एक्सेलरेटेड चार्जेस क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करनी शुरू कर देते हैं। तो हम ना तो ये चाहते हैं कि चार्ज ज़्यादा स्पीड पकड़े, ना ही ये चाहते हैं कि चार्ज जो है वो एक्सेलरेट हो। ये दोनों चीज़ें हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। हम ये चाहते हैं कि चार्ज हमारा यहाँ से बिल्कुल स्लोली मूव करे और यूनिफॉर्म स्पीड से, स्पीड में चेंज ना आए, बिल्कुल स्लो यहाँ से इस तरह से यहाँ पहुँचे। अगर चार्ज इस तरीके को फॉलो करता है तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है कि चार्ज स्पीड भी नहीं पकड़ेगा और एक्सेलरेट भी नहीं होगा, बिल्कुल स्लोली ना होने के बराबर स्पीड से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर मूव कर सकता है। तो वो चीज़ गेन हासिल करने के लिए जो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, हम एक और सपोजिशन करते हैं। हम कहते हैं कि शुरू में इनिशियली आप ये कंसीडर कर लो कि चार्ज के पास बहुत थोड़ी वेलोसिटी थी। चार्ज यहाँ पे मैंने पहले कहा ना रुका हुआ था, आप अज्यूम करो रुका नहीं था, बल्कि बहुत कम वेलोसिटी से ऊपर को मूव कर रहा था। अब वो वेलोसिटी कैसे आई, आप इमेजिन कर लो कि एक लम्हे के लिए आपने थोड़ी सी ज़्यादा फोर्स लगा दी या कुछ भी हुआ, किसी वजह से चार्ज जो है वो शुरू में बहुत थोड़ी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। तो इनिशियली वेलोसिटी जीरो नहीं थी, लेकिन बहुत ही स्मॉल थी, बहुत थोड़ी थी। अब हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स के बराबर। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हमने उतनी एक्सटर्नल फोर्स लगाई है अपवर्ड डायरेक्शन। अब दोनों फोर्सेस बराबर हो गई, अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट होंगी, नेट फोर्स जीरो आ जाएगी। जब नेट फोर्स जीरो आ जाएगी, याद रखें चार्ज रुकेगा नहीं। फिर क्या होगा, चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, यानी जो उसकी स्पीड है पहले से, वो उसी स्पीड से स्ट्रेट लाइन में मूव करता जाएगा यहां तक, क्योंकि सारे ट्रिप के दौरान नेट फोर्स उसके ऊपर जीरो ही रहनी। तो ऐसी सूरत में एक्सेलरेशन जीरो हो गया। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी जीरो है। नेट फोर्स का मतलब है F=ma होता है ना, एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो होने से वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, जो मैंने पहले ऑलरेडी बताया। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो वेलोसिटी यहां पे थी वही वेलोसिटी यहां पे, जो काइनेटिक एनर्जी यहां पे थी वही काइनेटिक एनर्जी यहां पे। तो हमारा जो सारे का सारा वर्क डन किया है, हमने जो जोर लगाया है, सादा लफ्जों में वर्क डन किया है, हमने फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, उससे काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारी जीरो हो गई, जो मैंने यहां पे बताया। अब जितना भी वर्क डन मैंने किया है, वो सारे का सारा किस में फिर कन्वर्ट होगा, वो सारे का सारा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज में प्रोड्यूस होगा। कि उस जितना वर्क डन मैंने किया है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आई है, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज मैंने यहां पे लिखी हुई। आगे आ जाते हैं। आज के टॉपिक में हम पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करेंगे। जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है उसमें यू से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर आप किसी और जगह से टॉपिक को देख रहे हैं, जिस तरह आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप उससे रिप्रेजेंट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको पीई से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। यहाँ पे मैंने सिर्फ पीई इसलिए लिख दिया कि मेरे पास जगह कम थी। हम इसको यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ये है पॉइंट ए कह लो। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को हम नाम दे देते हैं यू ए का, क्योंकि यू से रिप्रेजेंट कर रहे थे, पॉइंट ए है तो यू ए होगी पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे चार्ज है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी यू ए। बी पे चार्ज चला जाता है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम यू बी का नाम देंगे। अब देखें चार्ज क्या है ए से बी की तरफ, यहां पे यही बताया ना, यहां से यहां जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी यू ए से यू बी हो गई। अब आप देखना चाहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितनी आई, क्योंकि यहां पे तो चेंज की बात कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम नाम दे रहे हैं डेल्टा यू का। डेल्टा हमेशा चेंज के लिए इस्तेमाल होता है।
तो डेल्टा यू हमारे पास आ जाएगा बराबर, हमेशा चेंज निकालने के लिए बाद वाली चीज में से पहले वाली माइनस करते हैं। यू बी में से यू ए माइनस करोगे तो आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब आपने जो वर्क डन किया था, आपने यहां पे फोर्स लगाई ना, फोर्स से डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, यहां पहुंचे हैं ना, तब आपने जो वर्क डन किया है वो सारे का सारा किस में कन्वर्ट हो गया है? पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करने में इस्तेमाल हो गया है। उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई, मैंने ऑलरेडी बताया। तो डब्ल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल टू डेल्टा यू। डब्ल्यू ऑफ ए बी जो वो वर्क डन है जो आपने ए से लेके बी तक किया है, एक्सटर्नल फोर्स ने किया है, आपके हाथ ने किया है या किसी और ऑब्जेक्ट ने जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन नहीं है, ये आपके हाथ का वर्क डन है या किसी और चीज का वर्क डन है। इलेक्ट्रिक फील्ड के तो ये अगेंस्ट हो रहा है। ये बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे ये, अगर मेरे पास ये मास है, मैं इसको ग्रेविटेशनल फील्ड में ऊपर की तरफ उठाता हूं तो ग्रेविटेशनल फील्ड तो नेगेटिव वर्क डन कर रहा है, असल में मेरा हाथ जो है इसको ऊपर उठाते हुए पॉजिटिव वर्क डन कर रहा है। उसी तरह ये हम एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन है विच इज इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा यू की हमारे पास ये चीज मिकदार मौजूद है, इसकी जगह पुट कर दें यू बी माइनस यू ए आ जाए। अब हम एक और क्वांटिटी डिफाइन करने जा रहे हैं। अभी तक हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने पहुंचना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमारे पास दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी का कुछ डिफरेंस है जिसको हम डेल्टा यू कह चुके हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि अगर मेरा ये पॉजिटिव चार्ज छोटा है, इस पे चार्ज की मिकदार कम है, तो मुझे वर्क डन भी कम करना पड़ेगा और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज भी कम आएगी। जैसे अगर मास छोटा हो ना, ये मास बड़ा होगा तो ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगी ग्रेविटेशनल फील्ड में। और अगर मास छोटा है, मिसाल के तौर पे कोई छोटी सी चीज़ है, उसको मूव करना ग्रेविटेशनल फील्ड में आसान है, वर्क भी कम करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज भी कम आएगी। तो यहाँ पे जो डेल्टा यू है ये डिपेंड कर रहा है चार्ज की मिकदार के ऊपर कि आपने चार्ज कितने मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल किया। हम एक ऐसी क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जो चार्ज की मिकदार पे डिपेंड ना करे, हम उसको नाम देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का। दो पॉइंट्स के दरमियान है ये एक डिफरेंस है और वो डिफरेंस चार्ज से इंडिपेंडेंट है, जिसको हम नाम दे रहे हैं डेल्टा वी, और ये आ जाएगा डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट। इसको हमने डिफाइन ही इस तरह से किया, ये डेफिनेशन है इसकी। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि मैं तो कह रहा हूं ये क्यू नॉट पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन इसके तो डिनोमिनेटर में क्यू नॉट आ रहा है। वजह ये है कि डेल्टा यू जो है वो अगर क्यू नॉट बढ़ता है तो डेल्टा यू भी बढ़ जाएगा। तो डेल्टा यू बढ़ने से क्यू नॉट भी बढ़ा, डेल्टा यू भी बढ़ा, टोटल रेशियो कांस्टेंट रहेगी। तो डेल्टा वी असल में क्यू नॉट पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं? हम कहते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है डिवाइडेड बाय चार्ज, डिवाइडेड बाय चार्ज हो तो क्या कहते हैं? पर यूनिट चार्ज। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। आप डेल्टा यू की जगह इसकी कीमत क्या है डब्ल्यू ऑफ ए बी भी लिख सकते हो। तो इसको फिर इस तरह डिफाइन कर देंगे, यहाँ डब्ल्यू ऑफ ए बी अगर आता है तो वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्यू नॉट डिवाइड हो रहा है ना इसलिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज का लफ्ज लिखेंगे। टू टेक इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये अभी तक हमने डिफाइन कर लिया। अब जिस तरह से पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया था ना, ए पे पोटेंशियल एनर्जी को यू ए का, बी पे यू बी का, उसी तरह पोटेंशियल को बी पे भी आ जाओ। ये अब आपके पास वी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो ए पे पोटेंशियल की वैल्यू को वी ए का नाम दे दो, बी पे पोटेंशियल की वैल्यू को वी बी का नाम दे दो। दोनों में जो डिफरेंस होगा माइनस करके वो पोटेंशियल डिफरेंस आने बाद में। अब आप गए ए से बी की तरफ, पोटेंशियल आपका हुआ वी ए से वी बी, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, बाद वाली चीज में से पहले वाली माइनस कर दो, तो ये आपके पास आ गया वी बी माइनस वी ए। और इसकी पहले वैल्यू क्या है डेल्टा यू, आपके पास डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट के इक्वल है। तो यहां से ये भी अगर लिखो तो इसकी ये चीज इसके बराबर भी है, तो वो ऊपर वाली चीज हमने लिख ली। उसके बाद डेल्टा यू आपके पास डब्ल्यू ऑफ ए बी के भी बराबर होता है, तो इसकी जगह अगर डब्ल्यू ऑफ ए बी लिख देते हो तो ये चीज आ जाती है। अब ये काफी लंबी इक्वेशन बन गई है और आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्यों बनाई। इसकी एक वजह तो ये है कि ये आपकी बुक में लिखी हुई,
दूसरा ये है कि अगर वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी का, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का आपको पता हो तो आप उससे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हो इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके। आगे चलते हैं, इस इक्वेशन को दोबारा कंसीडर करो। अगर यहां से डेल्टा यू की वैल्यू निकालें, क्यू नॉट इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू नॉट डेल्टा वी, और डेल्टा यू ऑलरेडी पता है हमें डब्ल्यू ऑफ ए बी के बराबर है, तो इसको हम आगे जाके डब्ल्यू ऑफ ए बी के बराबर भी लिख सकते हैं। यानी क्यू नॉट डेल्टा वी आपका डेल्टा यू के भी बराबर है और डब्ल्यू ऑफ ए बी के भी बराबर है। ये इक्वेशन भी आपकी बुक में लिखी है। फायदा क्या है इसका, अगर आपको चार्ज की मिकदार का पता हो, पोटेंशियल डिफरेंस का पता हो, आप वर्क डन भी फाइंड कर सकते हो और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड कर सकते हो। आगे चलते हैं, अब हमारे पास ये तो डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट को वोल्ट का नाम दें, हम पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट को वोल्ट का नाम देते हैं। यहाँ पे जो मैंने ये सारी क्वांटिटीज लिखी हैं, ये क्या है, साथ वोल्ट लिखा हुआ है, तो इसको हम नाम दे दिया वोल्ट का। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का क्या यूनिट होगा, डेल्टा यू आपके पास किसके बराबर है, यू बी माइनस यू ए के बराबर है ना। दो एनर्जीज को माइनस करोगे, मिसाल के तौर पे 5 जॉल में से आप 3 जॉल माइनस करोगे, आंसर क्या आएगा, 2 जॉल। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट वही होना है जो एनर्जी का होता है, वो क्या है, जॉल। चार्ज का यूनिट कूलम। तो वोल्ट आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है वो होता है इक्वल जॉल पर कूलम। अब हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, हम कहते हैं कि दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा अगर आप 1 कूलम चार्ज एक पॉइंट से दूसरे की तरफ लेके जाओ, आपको या तो 1 जॉल एनर्जी मिले या आपको 1 जॉल एनर्जी देनी पड़े। अब मिले और देनी पड़ेगा क्या, क्यों हम दो बातें करते हैं, वो इसलिए कि अगर फर्ज करो ये हायर पोटेंशियल पे है मेरा राइट हैंड, तो अगर मैं इधर से इधर लेके जा रहा हूँ चार्ज तो मुझे एनर्जी मिलेगी, और अगर मैं इधर से इधर लेके आ रहा हूँ तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी 1 जॉल। दोनों सूरतों में दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो। तो अभी तक हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को अच्छी तरह से स्टडी कर। अब जो हमें टॉपिक स्टडी करना है वो है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मेरे पास जगह होती मैं यहीं पे लिख देता, लेकिन उस वक्त जगह नहीं थी, इसलिए मैंने इसको बाद में एडिटिंग से ऐड किया। अब यहाँ पे आप देख लो कि हम चाहते हैं कि किसी एक पॉइंट पे हम पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करें। अभी तक हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस, हमें यह पता है कि दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि बी पे पोटेंशियल कितना है। तो अगर किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल हम फाइंड करना चाहते हैं तो उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके लिए हमें दूसरे पॉइंट को इन्फिनिटी पे लेके जाना पड़ेगा, यानी अब ए हमारा यहां नहीं रहेगा बल्कि बहुत दूर चला जाएगा, इतनी दूर जहां तक चार्जेस की फोर्स ना ट्रांसमिट हो सके, उसको हम इन्फिनिटी का पॉइंट कहते हैं। वैसे जनरली मैथमेटिकल साइंस में इन्फिनिटी वो जगह जो कि हमारी सोच से ज्यादा हमसे दूर है। जब ए हमारा इन्फिनिटी पे चला गया, उस पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो गई, वो 0 यहां पुट कर दो, आपके पास वी बी बच जाएगा, इधर से डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट आ गया, इधर से डब्ल्यू ऑफ ए बी ओवर क्यू नॉट आ रहा था। ए की जगह आप इन्फिनिटी पुट कर दो क्योंकि ए इन्फिनिटी पे है, तो डब्ल्यू ऑफ इन्फिनिटी टू बी ओवर क्यू नॉट। तो ये हमारे पास बी पे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। अब देखो अगर आपके पास ए की पॉइंट है ना, आपको उसको बी कहने की जरूरत नहीं है, आप उसको जस्ट उस पे पोटेंशियल को वी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। वर्क डन के लिए भी जस्ट डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर दो, क्यू नॉट से डिवाइड कर दो, तो आप कह सकते हो कि जो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, फिर उसको कैसे डिफाइन करेंगे, वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी to a certain point keeping it in electrostatic equilibrium। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम वाली में बहुत ज़्यादा पहले डिटेल से बता चुका हूँ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखते हुए जब आप उसको लेके आएंगे, जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें, वो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी उस पॉइंट पे जहाँ पे आप लेके आ रहे हैं। तो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी असल में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स का। दो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक आपका एक्चुअल पॉइंट जो आप पॉइंट मान रहे हो, और दूसरा इन्फिनिटी। तो इस तरीके से आज का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। शुक्रिया।